जब संघर्ष के चूल्हे पे जलती है जवानियां तब तैयार होता है एक रणवीर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1000 के भीड़ के बराबर सिर्फ एक वीर होता है, 1000 वीर के बराबर एक सुरवीर होता है और 1000 सुरवीरों के बराबर एक रणवीर होता है जिसके भीतर हौसला होता है पूरी दुनिया को, पूरे आसमान को अपने ताकत, अपने पराक्रम के बल पे झुका देने का, उस सिस्टम को अपने बल पे झुका देने का जो कि अपने ही स्वपोषित नक्सलवादियों से, माओवादियों से बिहार की सो कॉल्ड अगड़ी जातियों को लुटवाने का काम करती थी, हत्या करवाने का काम करती थी। आज हम जो कहानी सुनाने आए हैं वो एक ऐसे एरिया कमांडर की कहानी है जो कि मगध रेंज से आते हुए, जिनके ऊपर आज तक एक भी लांछन नहीं लगा। जैसे जितने भी अभी तक रणवीर सेना में कमांडर हुए हैं सबके ऊपर कुछ न कुछ लांछन था, सबका कुछ न कुछ गलत होता है, सब कुछ न कुछ डिमेरिट होता है। हम आज कहानी सुनाने आए हैं एक ऐसे कमांडर का जिसका कि घर लगभग 24 बार लूटा गया, 24 बार जिसका घर लूटा गया, जिसके घर को डायनामाइट बम से उड़ा दिया गया, जिनके चाचा की हत्या हो गई और जिनको गांव में पीटा गया, तब वो जाकर के एक वीर तैयार हुए और ऐसे रणवीर तैयार हुए जिनके ऊपर आज तक कोई लांछन नहीं लगा। ये कहानी है गनियारी के बड़े शर्मा की, वही बड़े शर्मा जिनका कि नाम हमेशा से जहानाबाद जेल ब्रेक कांड से जुड़ता रहता है और वही बड़े शर्मा जिनके और अजय कानू के बीच के क्लैश को आज पूरा मगध रेंज का जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और अरवल के बच्चों को उनकी कहानी ध्यान रखता है। तो इस कहानी का सिलसिला शुरुआत होता है 1978-1977 के दौर में, जब एक परिवार में जिसमें कि 2 भाई हुआ करते थे, उनमें से एक के यहाँ पैदाइश होती है बड़े शर्मा की। उस समय उस गांव में बाढ़ आया रहता है, इसीलिए बाढ़ और बड़े थोड़ा राइम करता है, इसलिए इनका नाम बड़े शर्मा रखा जाता है। बड़े शर्मा बड़े ही साधारण घर से थे, एक गृहस्थ परिवार से थे और 77-78 में जब इनका जन्म होता है और ये जब अपना जन्म कर्म के बाद अपना बचपन देख रहे होते हैं, अपना बचपन जी रहे होते हैं, तब एक स्थिति को देखते हैं कि वहां नक्सलवादियों का प्रभाव इतना अरवल जहानाबाद में फैल चुका था कि किसी के भी घर पे चढ़ के, किसी के खलिहान में जाकर के, किसी के खेत में जाकर के फसल लूट लेना, किसी के खेत पर जाके लाल झंडे गाड़ देना और अपना हुकूमत बताते हुए कहना कि यहाँ अब भुनिहारों की खेती नहीं होगी, बड़ा आम हो गया था। ऐसा ही प्रकरण एक बड़े शर्मा के साथ में भी होता है। लगभग 24 दफा इनके घर को लूटा जाता है, लगभग 24 दफा इनका जो घर है, इनका जो परिवार है, इनका जो खलिहान खेत होता है, इनका जो धन दौलत होता है वो लूटने का कोशिश किया जाता है। एक बार होता क्या है कि एक बगल के ही किसी घर वाले से इनकी झगड़ा होती है, इनके गांव के किसी नक्सलवादी से इनकी झड़प होती है जो कि चाहता था कि इनके घर पे जो है लाल झंडा गाड़ दिया जाए, तो उनसे झड़प होती है। उसके बाद 20 से 25 लोगों का संख्या बल इनके गांव पे चढ़ता है और जब इनके मतलब बड़े शर्मा के जो चाचा जी हैं उनसे जाकर के कहा जाता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, वरना आपका जो खलिहान है, आपके जो खेत हैं, आपका जो मकान है, वो सब का सब लूट लिया जाएगा और जितने भी लोग होंगे सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अब बड़े शर्मा के जो पिताजी थे वो जरा भी सरेंडर करने के मूड में नहीं थे और वो कहते हैं कि आप लोगों को जो करना होगा वो आइएगा और यथाशीघ्र कर लीजिएगा, जो आपकी मर्जी होगी। हम 2 समांग कम ही रहेंगे। समांग जो मगध में है वो कहा जाता है 2 लोगों को, 2 इंसान को और मतलब एक परिवार के 2 सदस्य को। तो उनके पिताजी का ये कहना था कि हम 2 समांग कम रहेंगे, लेकिन जितने भी रहेंगे बड़ी मजबूती से रहेंगे और अपना पराक्रम के बलबूते रहेंगे, मजबूती से रहेंगे और जिएंगे। जो एक भूमिहार अपनी जिंदगी जीता है, अपने खेत खलिहान पे पलता बढ़ता है, उसके लिए उसकी फसल ही सब कुछ होती है। फिर क्या होता है कि इनका जो खलिहान था वो लूट लिया जाता है। उसके बाद अजय कानू से इनका क्लैश जो चालू होता है वो बड़ा दिलचस्प है, उसको हम बताना चाहेंगे कि एक बार इनके पीछे में इनके घर पे अजय कानू 20-25 लोगों को लेकर चढ़ जाता है और उनके पिताजी से कहता है कि बाबा सरेंडर कर दा, मतलब ना सोचना होगा वो कर दो। मगही भाषा है, इसका अर्थ हुआ कि आप सरेंडर कर दीजिए वरना आपका अंजाम बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। उनके पिताजी कहते हैं कि तोरा जे मन हो जे कर ला, हमें जे है ये हमारे जे परिवार। उस समय लगभग बड़े शर्मा की उम्र लगभग 12-13 साल महज हुई होगी और बड़े शर्मा उस समय बहुत ज्यादा सक्षम भी नहीं थे। एक 12-13 साल का जो लड़का है वो कितना सक्षम होता है शारीरिक लड़ाई में और गोली बंदूक का लड़ाई में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और चूंकि नक्सलवादियों को, माओवादियों को, CPI ML वालों को
सरकार का संरक्षण प्राप्त था। वो बड़ा मतलब बंदूकों से लैस आते थे, 20, 25, 30 के संख्या में, कभी कभी सैकड़ों की संख्या में वो गांव में घुसते थे। पूरे गांव को आग लगा दिया जाता था, पूरे गांव के लोगों को जला दिया जाता था। और खासकर क्या मतलब हमेशा से ये अगड़ी जाति के लोगों के साथ होता था, राजपूतों के साथ, भुनियारों के साथ ही ज्यादातर हुआ है। सबसे ज्यादा मगध में चूंकि भुनियार हैं और सबसे पराक्रमवान भुनियार मगध में ही होते हैं, जिनके पास की खेत बाड़ी होती है, तो उनको लूटा जाता है। तो वैसा ही ये सिलसिला चलता है। इस बार बड़े शर्मा के पिताजी उग्र होकर कहते हैं कि यह बेटा खेला करा हो। गांव के लोगों के मदद से गांव के 10-15 लोग जो थे वो खदेड़ देते हैं। अजय कानू और उनके साथी जो हैं वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये चीज अजय कानू के स्वाभिमान को जाकर के टच कर देता है। और स्वाभिमान की लड़ाई जो है वो हमेशा आन बान शान की होती है। और आन की लड़ाई में जान जाना तो जैसे हम लोगों का हमेशा से प्रथा ही रहा है, हम लोगों ने बिहार में हमेशा देखता ही रहा है हम लोगों ने। तो अजय कानू का था कि अब डायरेक्ट मुकाबला बड़े शर्मा से था। बड़े शर्मा भी इधर मतलब उम्र में बड़े होते जा रहे थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। 77-78 का जन्म था, तो कितना उम्र रहा होगा 90 के दशक में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कम उम्र के थे। एक बार ये कहानी जो है ये मतलब हम जब सुन रहे थे, हमको जब ये कहानी सुनी जा रही थी, जब मैं बड़े शर्मा जी के लड़के से ये कहानी सुन रहा था, तब हमें पता चलता है कि अजय कानू जब एक बार इनके गांव पे चढ़ने का कोशिश करता है, या यूं कहें कि नक्सलवादी जब इनके गांव पे चढ़ने का कोशिश करते हैं, तो उस समय बड़े शर्मा जो है वो भी अपना उग्र रूप दिखाते हैं और खदेड़ते रहते हैं। जब खदेड़ते हैं तो लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि बड़े शर्मा एक काउंटर करने के तौर पे बड़े मजबूत हैं और काउंटर करने में बड़े माहिर हैं। ऐसा होता है। फिर कहानियां आती हैं कि परमेश्वर मुखिया जो थे, परमेश्वर नाथ सिंह, जो रणवीर सेना के संस्थापक थे, वो उस समय अरवल जहानाबाद आया करते थे। एक बार जहानाबाद आए हुए थे, बड़े शर्मा उनसे मिलने जाते हैं। और ये कहानी है कि उस वक्त जब बड़े शर्मा जाकर के परमेश्वर मुखिया से मिलते हैं, उसी वक्त नक्सलवादियों से बड़े शर्मा विद परमेश्वर मुखिया का क्लैश हो जाता है। और उस लड़ाई में पराक्रम दिखता है उसी 18 साल के 20 साल के लड़के का, जिसका नाम बड़े शर्मा था। बड़ी शौर्यता से, बड़ी वीरता से, बड़ी अखंडता से, बड़े ताकत के साथ बड़े शर्मा जो है वो लड़ते हैं और परमेश्वर मुखिया के नजर में वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। चूंकि बड़े शर्मा ना कोई नशा करते थे, ना उनके साथ कोई गलत लत जुड़ा था। बड़े शर्मा की चूंकि अर्ली एज में शादी भी हो गई थी। अच्छा, बताते हुए मुझे ये बड़ा मतलब अजीब लग रहा है, पता नहीं आप लोग व्यूअर के तौर पर देख रहे होंगे तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा कि बड़े शर्मा जिनकी की 77-78 में पैदाइश हुई थी, उनका मौत 2005 में हो गया था। लगभग 28 साल की जिंदगी वो जीते हैं और इसी 28 साल की जिंदगी में वो रणवीर सेना के सबसे पराक्रमी और सबसे ताकतवर कमांडर कहलाते हैं। एक ऐसा कमांडर जिसके ऊपर भी कभी भी कोई मतलब लांछन का छींटा नहीं पड़ा, ना फंड को लेकर के, ना कभी उनके खुद के महत्वाकांक्षा को लेकर के। जब आप रणवीर सेना के जुड़े हुए नामों को पढ़िएगा और सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कई एक नाम ऐसे हैं जो रणवीर सेना में रहते रहते खुद का सेना बनाने लगे थे। कुछ लोग खुद ही रंगबाजी करने लगे थे, लेकिन बड़े शर्मा बड़े भिन्न थे। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे नौजवान थे जो 28 साल में अपनी जिंदगी का आहुति दे दिए और अपना पूरी जिंदगी जो था वो 28 साल का उम्र भी बचपन से लेकर के 28 साल तक समाज के नाम किया। अब हम बताते हैं आपको कहानी का जो मुख्य तथ्य था। वो इस बीच तक मतलब एक निरखपुर गांव हुआ करता था। निरखपुर में निरंतर नक्सलवादियों का चढ़ाई होता रहता था। तो निरखपुर को सबसे ज्यादा कवर देने का काम करते थे बड़े शर्मा। बड़े शर्मा के कुछ और भी साथी थे, गहुदन शर्मा हुआ करते थे। और उनके ही गांव से गनियारी से एक मंटू शर्मा थे। मंटू शर्मा जो थे उनका खौफ उस क्षेत्र में शायद बड़े शर्मा से भी ज्यादा हुआ करता था, जैसा कि हम लोग सुनते हैं। मंटू शर्मा बड़े बलशाली थे, बड़े पराक्रमी थे और उनका निशाना बड़ा सटीक था। इसलिए कहा जाता है, हम कुछ लोगों से सुनते हैं कि गनियारी क्षेत्र में मंटू शर्मा का खौफ बहुत ज्यादा हुआ करता था। उस संगठन से जुड़े कुछ लोगों से हम लोग सुनते हैं, कभी कभी किसी लोगों से बातचीत होती है तो हमें पता चलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो इनके साथी थे, ये लोग साथ में रहते हैं, लड़ते हैं। उसके बाद 28 फरवरी 2005 को बड़े शर्मा का घर जो है वो डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है।
उसी दिन क्या होता है कि लगभग दर्जनों घर गनियारी गांव के उड़ा दिए जाते हैं और उसके साथ मतलब तांडव चालू होता है नक्सलवादियों का, जो कि कई दशक से मतलब एक दशक से लगभग चल रहा था, कई एक सालों से चल रहा था। अच्छा, इस बीच ये जो समझने लायक चीज ये है कि सेनारी नरसंहार जो हुआ था उसमें भी हम सब सुनते हैं कि बड़े शर्मा वहीं थे, लेकिन बड़े शर्मा के पास हथियार नहीं था। बड़े शर्मा के पास एक बड़ा साधारण सा कट्टा था जिससे कि वो काउंटर करने में असमर्थ थे। लेकिन बड़े शर्मा की नजरों में जो समाज के लोग मारे गए थे वो लगभग मतलब एक समझिए कि चाकू बन के घप रहे थे, और इसके एवज में उन्होंने दर्जनों हत्याएं की। ये बोलते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि समाज के एक हत्या के बदले, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि रणवीर सिन्हा का जो एक संविधान लिखा गया था उसमें लिखा गया था कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। इसी थ्योरी को अपनाते हुए, इसी थ्योरी पे अमल करते हुए बड़े शर्मा ने भी बहुत सारी हत्याएं की। फिर दौर चालू हुआ इनके साथियों के मर्डर का, जिसमें कि गबोधन शर्मा का मर्डर हुआ। एक और आदमी जो इनसे जुड़े हुए थे उनका नाम था बाबू नंद। बाबू नंद के भाई का हत्या होता है। फिर ये लोग बहुत दिनों तक फरारी में रहते हैं, और जब फरारी में रहते हैं बड़े शर्मा, उसी बीच 18 फरवरी 1995 को इनके घर को उड़ा दिया जाता है बम से। उसके बाद बड़े शर्मा की गिरफ्तारी होती है। जैसा कि हमें पता चलता है कि उस वक्त जो वहां के डीएसपी थे वो शायद कोई एससी थे। एससी कहने का मतलब है कि वो जब बाबू नंद के भाई की हत्या होती है तो इधर से काउंटर में बड़े शर्मा 2 हत्याएं करते हैं। उसके बाद जो उस क्षेत्र के डीएसपी हुआ करते थे वो बड़े शर्मा को पकड़ते हैं, बहुत पीटते हैं और अपने साथ जेल में लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद हम जब कहानियों को पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं और मगध के, जहानाबाद के, अरवल के लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक और प्रकरण है जो शायद हम नहीं बताएं तो बड़ी बेईमानी होगी कि मोक मननपुर एक जगह है जहां परमेश्वर मुखिया आए हुए थे। तो परमेश्वर नाथ सिंह का चूंकि बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करता था मगध और शाहाबाद में, चूंकि वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलवादियों के आंखों में आंख डाल के लड़ना सिखाया। जब 12 सालों तक, 14 सालों तक कोई सामने से उठ करके नक्सलियों को काउंटर करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब चूंकि ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह ने यह हिम्मत जताते हुए रणवीर सेना बनाया और एक के बदले 10 मारने की थ्योरी अपनाई, और उसके बाद बिहार से नक्सलियों को मतलब लगभग उजाड़ने में सफल रहे थे। तो परमेश्वर नाथ सिंह का बहुत इज्जत था। परमेश्वर नाथ सिंह, परमेश्वर मुखिया, जिनको की सब बाबा कहते हैं, वो आए हुए थे मोक मननपुर में, उनसे मिलने जाते हैं बड़े शर्मा और इनके साथ लगभग वहां पर 1 दर्जन लोग थे। उस समय वहां के माओवादी लोग जो थे उनको ये कहानी पता चलती है कि ये आए हुए हैं। वो लोग अटैक बोलते हैं, लगभग 120 या 130 की संख्या में नक्सली थे। तो जब वो लोग अटैक बोलते हैं तो ये 12-14 लोग मिल करके काउंटर करने लगते हैं। अब बात समझिए कि उस समय जो नक्सलवादी लोग होते थे उनके साथ ऑटोमेटिक गन्स हुआ करते थे। 3 नट का राइफल होता था, 315 का राइफल हुआ करता था, और ये लोग जो है एक बार में एक गोली लोड करके, और गोली चलाने वाले लोग थे इनके साथ में सिर्फ 2 दोनाली था और बाकी का सिर्फ एक बंदूक था। तो ये 12 लोग जो थे, इसमें से लगभग 8 लोग भागने पर विवश हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और उस समय द रियल बड़े शर्मा जो होते हैं वो दिखते हैं परमेश्वर नाथ सिंह के साथ मिल करके। वो 2-3 लोग जो थे 120 को लगभग 6 घंटे तक रोके रखते हैं और मोक मननपुर को बचा लेते हैं। उस समय कहानी ये भी आती है कि मोक जो है वो लगभग नक्सलियों का इस कदर सेंटर बन गया था कि वहीं से नक्सली लोग जो थे वो अपने लोगों को मॉनिटर करते थे, वो अपने लोगों को जो है कहानियां पहुंचाते थे, अपने लोगों से कांटेक्ट में रहते थे। वो एक अड्डा बन गया था कि वहीं से सारा डिसीजन लिया जाता था कि अगली बार चढ़ाई कहां करनी है, अगली बार किसको जो है किसकी हत्या करनी है, ये सब कुछ वहीं से होता था। एक पुटुन शर्मा जो थे वो करपी के थे, वो भी बड़े शर्मा के साथ ही रहे हैं और बेहद शौर्यवान शक्तिशाली व्यक्तित्व, लगभग 6 फीट के जवान जो कि लड़ने में बड़ा सक्षम थे। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इतने एग्रेसिव व्यक्ति थे कि कई बार बातचीत होते होते वो मारने लगते थे, पीटने लगते थे, कई बार हत्याएं भी कर देते थे। तो सबसे एग्रेसिव जो दोस्त हुआ करते थे इनके गुट में बड़े शर्मा के, वो पुटुन शर्मा थे। बाद में उनकी भी एक अलग कहानी है, फूट होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम किसी और दिन बताएंगे। आज चूंकि
बड़े शर्मा का शहादत दिवस है, आज बड़े शर्मा के ही बारे में बात करेंगे। तो वहां बड़े शर्मा और परमेश्वर मुखिया मिलकर लड़ते हैं। उसके बाद सिलसिला चालू होता है बड़े शर्मा द एरिया कमांडर का। बड़े शर्मा एरिया कमांडर या क्षेत्रीय कमांडर के जो पद हुआ करता था, एक पद जो रणवीर सेना में मिलता था, जो शौर्यवान होते थे, जो पूरे एरिया को प्रोटेक्शन दे पाते थे, उन्हें एरिया कमांडर बनाया जाता था। जो क्षेत्रीय कमांडर होते थे वो सब लोगों को साथ में जुटा करके, कुछ सैनिक को जुटा करके जो धावा बोलने का काम होता था वो करते थे। तो अब चूंकि बड़े शर्मा ने परमेश्वर मुखिया की विश्वास को जीत लिया था, अब परमेश्वर मुखिया उनको साथ ले जाने लगे। उसके बाद बक्सर, आरा और साथ ही साथ भोजपुर के लगभग 1 दर्जन गांव में, मगध के लगभग 1.5 दर्जन गांव में ये सिलसिला चलने लगा कि बड़े जाएं, हत्याएं करें, उसके बाद फरारी हो जाएं। और बड़े शर्मा ये कहते हुए, मुझे मतलब खुशी तो नहीं ही कह सकते हैं, किसी की जान का कीमत होता है, लेकिन बड़े शर्मा इतना शौर्यवान व्यक्ति थे कि चुन्नू शर्मा के बाद अगर कोई कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हत्याएं किसी ने की है, चुन्नू शर्मा और भी साथ साथ बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ता है, लेकिन बड़े शर्मा का एक छवि ऐसा था कि सबसे ज्यादा हत्याओं को अंजाम देने वाले एरिया कमांडर के तौर पर, रणवीर सैनिक के तौर पर सबसे सफल बड़े शर्मा रहे थे। चूंकि हम हर बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बड़े शर्मा के साथ में कोई लांछन नहीं लगता था। अच्छा, अब जो कहानी है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि 28 फरवरी 2005 को इनका घर जो होता है वो डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद फरारी पर रहते हुए इनकी गिरफ्तारी होती है और बड़े शर्मा जेल जाते हैं। जेल में उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। गोगा राय जो कि भोजपुर के थे, विशेश्वर सिंह जो कि कांसी गांव भोजपुर के ही थे, अनियाओं के पास में एक गांव है काशी गांव, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आरा से। तो गोगा राय, विशेश्वर सिंह ये जो थे, ये संगठन के प्रबुद्ध व्यक्तित्व थे। कहने का मतलब है कि एजेड आदमी थे। उस समय लगभग 27-28 की उम्र हुआ करती थी बड़े शर्मा की, और ये जो लोग थे ये लगभग 50 के एज में, 55 के एज में या और इससे भी ज्यादा के एज में हुआ करते थे। इनके साथ और भी लोग थे, गौतम शर्मा थे इनके साथ। इनके एक बड़े शर्मा के जो सबसे पुराने साथी और सबसे साथ रहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था, सबसे ज्यादा साथ जो रहते थे, पवन शर्मा। पवन शर्मा आज भी जीवित हैं और उनसे बहुत सारी कहानियां हमें पता चलती है। जेल में बाबूनंद, पवन शर्मा, बड़े शर्मा, ये लोग जो थे एक ही प्रांत के, गौतम शर्मा, ये सब एक ही प्रांत के लोग थे, एक ही जगह के लोग थे, और ये लोग मतलब अपने अपने साथी थे। इनके साथ गोगा राय और विशेश्वर राय, जैसा कि मैंने बताया, भोजपुर के 2 मतलब दिग्गज व्यक्तित्व थे, 2 बड़े लोग थे जिनका की उम्र उस समय क्या हमेशा ही इनसे बड़ा हुआ करता था, वो इनसे बड़े थे। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन एक नक्सली नेता की हत्या होती है। वो हत्या मगध में ही होती है, अभी मुझे ढंग से उनका नाम याद नहीं है। उसके बाद जहानाबाद जेल में चूंकि ये लोग सब के सब थे, 3 नंबर और 7 नंबर जो था वो कहा जाता था कि भूमियारों का वार्ड है, तथाकथित तौर पे भूमियारों का वार्ड हुआ करता था। उसमें और भी जाति के लोग रहते थे, लेकिन मेजर लोग जो थे जहानाबाद जेल के 3 और 7 नंबर वार्ड में, वो भूमिहार हुआ करते थे। उसी में बड़े शर्मा रहते थे, उसी में गौतम शर्मा रहते थे, बाबूनंद रहते थे, श्यामानंद पहलवान, एक जो नाम छूट रहा था अभी ध्यान आया, श्यामानंद पहलवान बाबा जो बोला जाता है वही रहते थे। उसके बाद और भी लोग, गोगा राय, विशेश्वर सिंह, ये सब लोग वहीं रहते थे। तो जब नक्सली नेता की हत्या होती है तो पूरा जेल जो था, जेल में चूंकि ज्यादा लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के ही थे, ज्यादा लोग माओवादी नक्सलवादी विचारधारा के ही थे, तो जेल में जो होता है वो भूख हड़ताल होता है, कोई खाना वाना नहीं बनाता है। अब चूंकि बड़े शर्मा जो थे बड़े चैलेंजिंग आदमी थे, वो उस दिन खीर पूरी बनाते हैं लोगों को ये जताने के लिए कि उन्हें बड़ा खुशी थी, और सही मायने में जिस संघर्ष को अंजाम दे रहे थे कई एक सालों से बड़े शर्मा, उसमें उनके किसी तथाकथित तौर पर दुश्मन की हत्या किसी के लिए भी बड़ा जश्न का विषय होता है, तो वो खीर पूरी बनाए थे। उसके बाद क्या होता है कि अजय कानू भी उसी जेल में था। अजय कानू और मुझे अगर नाम ढंग से याद हो तो एक श्याम रजक उनके साथ हुआ करता था। ये 2 नक्सलवादी विचारधारा के लोग वहां थे। अजय कानू का चूंकि खौफ बहुत ज्यादा था, जहानाबाद जेल के जब गेट पे अजय कानू आता था, जेल के भीतर गेट पे, तो सब लोग गेट को खाली कर देते थे।
लेकिन बड़े शर्मा बड़े अड़ियल व्यक्तित्व थे। वो गेट से हटते नहीं थे। वो उसके किसी दोस्त की हत्या हुई तो खीर पूरी बनाते हैं। इसके बाद क्लैश बढ़ता है, तनाव बढ़ता है जहानाबाद जेल में। बात मुक्का मुक्की हाथापाई पे आती है और बड़े शर्मा उस दिन अपने साथियों के मदद से ढंग से पीट देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे से दबा के पीट देते हैं नक्सलवादियों को। उसके बाद क्लैश जो था बढ़ गया था, चूंकि ज्यादा नक्सलवादी लोग थे। अब यहां लोगों का टारगेट चलने लगा बड़े शर्मा को या तो झुकाने का या खत्म करने का। हम जब संगठन के कुछ लोगों से, कुछ पुराने लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लगभग आधा दर्जन बार ये प्रस्ताव अजय कानू रखता है। कभी बाबू नंद के जरिए कहवाता था, कभी श्यामानंद पहलवान के जरिए पता चलती थी, और बड़े शर्मा को कहवाया जाता है कि सरेंडर बोल दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मधी में ही कहता था कि सरेंडर कर दो, न तो ठीक ना हो तो तोरा साथ। बड़े शर्मा दिग्गज आदमी थे, लड़ने वाले व्यक्ति थे, फाइटर थे, कम उम्र के थे, युवा थे। वो कहते हैं कि अगर इतना ही चूल है तो उनका कहूं कि लड़ लेते, मतलब फरिया लेते। अगर उनका में ताकत है तो वो फरिया लेती, रोज रोज सरेंडर वरेंडर करेला, हरा मत कहवैया, न तो नहीं आकर के करिएगा। तो ऐसा होता है। फिर अजय कानू से एक बार और क्लैश होता है। इस बार भी बड़े शर्मा शारीरिक तौर पर भी बड़ा, मतलब उस समय फुर्तीले हुआ करते थे, मार पीट देते थे। तो 2 बार लगभग क्लैश बढ़ती है और 2 बार बड़े शर्मा उसका प्रस्ताव नहीं मानते हैं। लगभग आधा दर्जन बार प्रस्ताव रखता है जिसको कि खारिज कर देते हैं, मानते नहीं। उसके बाद 13 नवंबर की रात को, 13 नवंबर 2005 की रात को 1000 की संख्या में नक्सलवादी लोग जो है जहानाबाद में घुसते हैं। जहानाबाद में नदौल स्टेशन पे जाकर के वो लोग रुकते हैं, ट्रेन रुकवा देते हैं और उसके बाद बड़े मात्रा में डायनामाइट, AK-47 राइफल, 3 नट का गन, 315 राइफल और हजारों किलो बारूद के साथ ये लोग जहानाबाद में घुसते हैं। उसके बाद लिखी जाती है वो पटकथा, जिसे कि हम लोग आज याद करते हैं तो बड़ा दिल दहल जाता है। वो पटकथा जो कि अभी तक बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद ही कहीं हुआ था, जेल ब्रेक का कथा। जहानाबाद जेल ब्रेक, जिसमें कि लगभग दर्जनों रणवीर सेना के लोग मारे जाते हैं और ऐसे भी कई एक जान माल की हानि होती है पब्लिक को भी, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो लोगों का भूमिका था वो अजय कानू को छुड़ाने का था। चूंकि अजय कानू बड़ा दिग्गज नक्सलवादी फाइटर उनके हिसाब से हुआ करता था, नक्सलवादी नेता हुआ करता था, तो उन्हें छुड़ाना था। अब अचानक से लगभग 9, साढ़े 9 बजे रात में जहानाबाद जेल के बाहर तड़तड़ाहट की आवाज आती है। सब लोग जो थे वो उस समय का दौर देख रहे थे, तो कोई भी लोग जो था वो अनभिज्ञ नहीं था इस बात से कि फायरिंग हो रही है, और बड़े मात्रा में फायरिंग हो रही थी। तो लोगों को पता था कि उनके पास ऑटोमेटिक गन्स थे, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बंदूक को देखिएगा तो एक फायरिंग होता है, उसके बाद फिर 2 मिनट का टाइम लगता है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि ऑटोमेटिक गन के साथ लगभग 30 लोग जो है जहानाबाद जेल में घुसते हैं। जहानाबाद जेल में अगर कोई लोग गया है, कोई लोग देखा है या अभी भी वहां जाकर के पता किया है तो पता चलेगा कि जहानाबाद जेल में एक गेट हुआ करता था, उसके बाद एक कुआं हुआ करता था जिसको कि इंदिरा बोलते हैं। मगध में एक इंदिरा टर्म है, शाहबाद में, मगध में और भोजपुर में। तो एक इंदिरा हुआ करता था, उसके बाद जो था वो वार्ड आता था। 30 लोग अंदर घुसते हैं, अजय कानू को छुड़ाते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि 7 नंबर वार्डवा जो हो ओकरा खाली कर दो। अब 7 नंबर वार्ड में ही हुआ करते थे बड़े शर्मा, जैसा कि हमें लोगों से पता चलती है। तो 7 नंबर वार्ड के सारे लोग जो थे वो सरेंडर बोल दिए थे। सारे लोग निकल जाते हैं और सबसे अंतिम में बारी आती है बड़े शर्मा की। बड़े शर्मा अपना मुट्ठी बांधे हुए थे, बाहर निकलते हैं और जैसे ही स्थिति देखते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि आज ये लोग दूसरे मूड में है। बड़े शर्मा से मुक्का मुक्की हाथापाई चालू होती है। बड़े शर्मा बड़े फुर्तीले, बड़े मजबूत और सबसे ज्यादा तो हम ये कहेंगे कि स्वाभिमानी व्यक्ति थे, संत सिपाही थे, जो अपने मूल कर्तव्य पे जिंदगी जीने का कार्य करते थे। उनको आकर के दर्जनों लोग आकर के एक बार में लड़ने का उनसे कोशिश करता है। लगभग 4 लोगों को अपने मुक्के से फैट से गिरा देते हैं और एक 315 का राइफल जो है बड़ा फुर्ती में आकर के पकड़ लेते हैं। चादर ओढ़े हुए थे, क्योंकि अगर आप नवंबर महीना देखते हैं, नवंबर महीना ही चल रहा है, तो नवंबर में ठंड होती है और जहानाबाद क्षेत्र में
बड़ा ज्यादा ठंड होती है। तो वो चादर ओढ़े हुए थे। जैसे ही वो 315 का राइफल जो था वो खींचे, मैगजीन जो था वो हाथ से उनके गिर गया, और वो शायद मैगजीन नहीं, उनकी ही प्राण थी, उनकी ही जिंदगी थी। वो मैगजीन जो था वो गिरता है। उसके बाद लगभग 20 लोग एक साथ खड़े होकर के उन पे गोलीबारी करने का काम करते हैं। चूंकि वो अजय कानू को पूरी तरह से मार के ध्वस्त कर चुके थे, उस समय भी बहुत पीटे थे। जो 4 लोग थे उनको पकड़ करके बड़े शर्मा उनको गोली मार के वहां पर खत्म कर दिया जाता है। अब लोग कहते हैं कि जब लोग वहां गए सुबह में, बड़े शर्मा के बेटे राहुल शर्मा जो है वो हम लोगों को बताते हैं जब ये किस्सा, तो हमें पता चलता है कि जब लोग मृत स्थिति में भी जाकर के बड़े शर्मा को सुबह में देखते हैं तो वो कुआं पे गिरे हुए थे, लेकिन उनका मुक्का जो दोनों हाथ का था, हेड जो था, जो ये मुट्ठी जो है ये बंधा हुआ था। और ये इस बात की गवाही देती है कि शरीर में 10 से ज्यादा छेद होने के बावजूद उन्होंने लड़ते ही रहना स्वीकार किया, बनिस्बत झुक जाने के। उसी जेल ब्रेक में 2 और लोग जो थे जिनके बारे में हमने बताया, गोगा राय और विशेश्वर सिंह। तो विशेश्वर सिंह की हत्या कर दी जाती है। दर्जनों लोगों के साथ, रणवीर सेना के लोग जो वहां से उठाए गए थे उनके साथ विशेश्वर सिंह की हत्या हो जाती है। गोगा राय जो थे वो वहां से फरार हो जाते हैं। और गोगा राय के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो यही है कि शायद गोगा राय आज भी जीवित हैं और बिहार से, मगध से फरार हैं। और कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक अनकही, अनसुलझी पहेली है। उसके ऊपर किसी और दिन बात किया जाएगा, जब हम किसी लोग से, पुराने लोगों से बात करेंगे, उनकी कहानी पता करेंगे तो बताएंगे। बाकी आप रणवीर मंत्र जो पेज देख रहे हैं इससे जुड़े रहिए। आपसे जुड़े हुए आपके विचारधारा की कहानी जो है वो समय समय से लाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि रणवीर कोई टाइटल नहीं, कोई तगमा नहीं, पूरी की पूरी जीवन शैली है, एक विचारधारा है जिसको जिया जाता है, अपने नाम के पीछे लगाया नहीं जाता है। और जब आप लोग कहीं कमेंट में, कहीं पोस्ट पे रणवीर लिखते रहेंगे तो आपको उस बड़े शर्मा की आहुति जरूर याद रहेगी। उस बड़े शर्मा की आहुति जिसने की 28 साल के उम्र में झुकने की जगह अपना मौत चुना, 24 बार अपना घर लुटवाया, अपने ही चाचा जी का हत्या देखा, अपने दर्जनों गांव के लोग खोए, और उसके बाद जाकर के उनके साथ ये तगमा लगता है कि रणवीर सेना के एरिया कमांडर बड़े शर्मा रणवीर थे, सुरवीर थे और बहुत बड़े वीर थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर रणवीर मंत्र पेज पे देख रहे थे तो आप इस वीडियो को फैला करके अपने महापुरुष को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये लोगों को बता सकते हैं कि सही में क्या कहानी थी जेल ब्रेक की, क्या कहानी थी बड़े शर्मा की, और क्या कहानी उस 90 की स्थिति की हुआ करती थी जिसको जिया कोई नहीं है, लेकिन अपने नाम के पीछे रणवीर लगाना सब कोई पसंद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।